हेलो। आज की क्लास में आपका स्वागत है। आज हम स्टडी करने जा रहे हैं राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रम प्रोग्राम्स की श्रृंखला में एक विशेष प्रोग्राम जो बहुत बार एग्जाम में आता है और वो है नेशनल एड्स कंट्रोल प्रोग्राम। ये लेक्चर आप हिंदी में देख रहे हैं। यदि आप इंग्लिश में स्टडी करना चाहते हैं तो आई बटन पे क्लिक करें, वहां से आपको इंग्लिश लेक्चर का लिंक मिल जाएगा या आप डायरेक्ट चैनल को विजिट करके भी उस वीडियो को देख सकते हैं। तो एग्जाम में ज्यादातर ये NACP यानी शॉर्ट फॉर्म के रूप में आता है, तो आपको पता होना चाहिए कि इसका फुल फॉर्म क्या है। NACP मीन्स नेशनल एड्स कंट्रोल प्रोग्राम या राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम। यह कार्यक्रम भारत में 1992 में शुरू किया गया था। इसे HIV एड्स की रोकथाम और नियंत्रण के लिए एक व्यापक कार्यक्रम के रूप में शुरू किया गया और नाको एक संस्था बनाई गई, राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण संगठन भारत सरकार के द्वारा, जो इसे क्रियान्वित कर रहा है। इसे चरणबद्ध तरीके से लागू किया जा रहा है, जिसे हम फेजेस ऑफ NACP कहते हैं। जैसे NACP 1 जो फेज है वो 1992 से 1999 तक थी। NACP फेज 2 1999 से 2006 तक। उसके बाद NACP 3 2007 से 2012 और NACP 4 2012 से 2017। अभी जो लेटेस्ट कार्यक्रम चल रहा है उसे हम राष्ट्रीय रणनीतिक योजना या NACP 5 के नाम से जानते हैं, जो 2017 से 2024 तक चलने वाला है। एड्स के खिलाफ हमारी लड़ाई को और मजबूती प्रदान करने के लिए 2017 में एक स्पेशल एक्ट पास किया गया, जिसे HIV एड्स रोकथाम और नियंत्रण अधिनियम 2017 कहते हैं। इसके जो सारे एक्टिविटीज हैं वो NACP 5 में अभी कंटिन्यू है। ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं NACP के? अब भारत में HIV संक्रमण के प्रसार को कम करना ये एक बहुत महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव है। इसके अलावा लॉन्ग टर्म बेसिस पर HIV एड्स से निपटने के लिए भारत की क्षमता को बढ़ावा देना, HIV के जो रक्त जनित संचरण है यानी ब्लड बोर्न ट्रांसमिशन है उसको 1% से कम करना, कम्युनिटी में 90% से अधिक का जागरूकता स्तर प्राप्त करना, मीन्स नॉट लेस देन 90% वो अवेयर होने चाहिए। प्रत्येक जिले में कम से कम एक स्वैच्छिक परामर्श एवं प्रशिक्षण केंद्र ये स्थापित करना और HIV एड्स की जो व्यापकता में वृद्धि है या प्रिवेलेंस रेट में इंक्रीज है वो 0% तक लेके आना, यानी स्टेबल करना, नए इन्फेक्शन कम करना, ये हमारे ऑब्जेक्टिव्स हैं। इन ऑब्जेक्टिव्स को प्राप्त करने के लिए बहुत सारी एक्टिविटीज निर्धारित की गई हैं NACP में, जिसमें सबसे पहले आता है एक्टिविटीज जो रोकथाम से संबंधित हो। तो रोकथाम से संबंधित एक्टिविटीज को हम दो ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं। पहला है हाई रिस्क पॉपुलेशन के लिए और दूसरा है लो रिस्क पॉपुलेशन के लिए। हाई रिस्क पॉपुलेशन के लिए हम एक तो टारगेटेड इंटरवेंशन लेते हैं। इस रणनीति के तहत जो हाई रिस्क ग्रुप पीपल हैं, जैसे महिला यौनकर्मी, समलैंगिक पुरुष, ट्रांसजेंडर, नशीली दवाएं जो इंजेक्शन के द्वारा लेते हैं जैसे IV, ड्रग यूजर्स, ये सब शामिल है। इसके अलावा जो माइग्रेंट पॉपुलेशन है, प्रवासी हैं, ट्रक ड्राइवर्स हैं, वो सब हाई रिस्क ग्रुप में आते हैं। तो उनके लिए स्पेशल एक्टिविटीज जैसे सुई सिरिंज विनिमय कार्यक्रम, निडल सिरिंज एक्सचेंज प्रोग्राम, इसके तहत जो ड्रग यूजर्स हैं वो अगर अपना पुराना सिरिंज लेके आते हैं तो उनको उसके बदले में नया सिरिंज, फ्रेश डिस्पोजल सिरिंज दे दिया जाता है, ताकि वो एक दूसरे के सिरिंज का यूज ना करें। इसके अलावा कंडोम प्रोग्रामिंग भी इसमें महत्वपूर्ण है। यदि इसके अलावा कुछ एक्टिविटीज जो इस ग्रुप के लिए की जाती हैं वो हम देखें तो एक है प्रिवेंशन एंड इंटरवेंशन फॉर माइग्रेंट पॉपुलेशन, यानी ये जो माइग्रेंट पॉपुलेशन है उसका सोर्स, मतलब जहां से वो आ रहे हैं वहां पर स्पेशल कार्य का एक्टिविटीज चलाना, ट्रांजिट रास्ते में और डेस्टिनेशन जहां पर वो पहुंचना है, तीनों जगह पर उनको फुल सपोर्ट मिलना चाहिए। ऐसी एक्टिविटी की जाए, चाहे वो अवेयरनेस से संबंधित हो, चाहे वो कंडोम प्रोग्रामिंग से संबंधित हो या टेस्टिंग और ट्रीटमेंट से संबंधित हो। इसके अलावा ग्रामीण क्षेत्रों में भी जो हाई रिस्क ग्रुप और कमजोर आबादी है जिनको अवेयरनेस कम है, उनके लिए लिंक वर्कर योजना। लिंक वर्कर योजना क्या होगी कि जो हमारे आशा वर्कर हैं या
जो दूसरे डिपार्टमेंट के स्टाफ हैं, सरकारी कर्मचारी हैं, उनको या जो एनजीओज हैं उनके माध्यम से एक जो HIV पीड़ित है वो कहाँ से ट्रीटमेंट ले सकता है उसका स्वास्थ्य विभाग के साथ एक लिंक जोड़ना, ताकि वो टेस्ट करवा सके, अपना इलाज ले सके। तो उसे हम कहते हैं लिंक वर्कर योजना। ये हम सबके लिए शुरू करते हैं, स्पेशली ग्रामीण एरियाज में। इसके अलावा जो यौन संक्रमित रोग हैं और जो रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट की जो इन्फेक्शन है उनका प्रॉम्प्ट ट्रीटमेंट और प्रिवेंशन, ये भी इस कार्यक्रम में शामिल किया गया है। इसके अलावा परामर्श और परीक्षण सेवाएं यानी वॉलेंट्री टेस्टिंग एंड काउंसलिंग सेंटर्स सर्विसेज, ये भी इस कार्यक्रम के तहत दी जाती हैं। दूसरा आता है हमारा जो लो रिस्क पॉपुलेशन है, उसके लिए क्या करना है। तो उसके लिए मेन जो प्रिवेंशन एक्टिविटीज हैं वो है समग्र IEC एक्टिविटीज के द्वारा सामाजिक लामबंदी गतिविधियां, यानी लोगों को अवेयर करना। इसके अलावा रक्त सुरक्षा, या रक्त सुरक्षा में क्या होगा कि सेफ ब्लड ट्रांसफ्यूजन हो, इसके लिए वॉलंटरी डोनेशंस को बढ़ावा देना। इसके अलावा स्वैच्छिक परामर्श और परीक्षण सेवाएं इनके लिए भी हैं, और HIV एड्स के बारे में युवाओं और किशोरों को संवेदनशील बनाना, उनको सेंसिटाइज करना। ये तो हो गई हमारी प्रिवेंशन से संबंधित एक्टिविटीज। दूसरे प्रकार की जो एक्टिविटीज NACP में है वो है केयर और सपोर्ट से संबंधित, जिसमें कम लागत वाली केयर और सपोर्ट सर्विसेज आती हैं। कम लागत क्या, लगभग यानी न के बराबर फ्री सर्विसेज प्रोवाइड की जाती हैं जिसमें। और इसके अलावा माता पिता से बच्चों में HIV ट्रांसफर ना हो उसकी रोकथाम करने के लिए जो परामर्श दिया जाता है। HIV और जो TB का जो सह इन्फेक्शन है, या हम कह सकते हैं कि जो कोमोर्बिडिटी है दोनों की, उसको मैनेजमेंट करना प्रॉपर। इसके अलावा जो अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन है उसको ट्रीटमेंट करना। CD4 जो काउंट है उसको मॉनिटर करने के लिए लैब सर्विसेज और ART सर्विसेज उपलब्ध करवाना। पोस्ट एक्सपोजर प्रोफाइलेक्सिस भी उपलब्ध करना, और ये सारी सर्विसेज इस कार्यक्रम के तहत मुफ्त में प्रोवाइड की जाती है। तीसरा आता है इंटरसेक्टोरल कोलैबोरेशन। जो भी एड्स से संबंधित सर्विसेज हैं उसके लिए प्रभावी उसको बनाने के लिए विभिन्न मंत्रालयों और विभागों की भागीदारी को सुनिश्चित किया जाता है। वर्क प्लेस इंटरवेंशन किया जाता है, जो भी चाहे वो फैक्ट्री हो चाहे ऑफिसेज हो, वहां पर अवेयरनेस प्रोग्राम चलाए जाते हैं। PPP मतलब जो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप है उसको बढ़ावा दिया जाता है, ताकि चाहे लैब सर्विसेज हो, चाहे टेस्टिंग सर्विसेज हो, चाहे ट्रीटमेंट सर्विसेज हो, उसमें जो प्राइवेट सेक्टर है, NGOs हैं, उनकी भागीदारी को इसमें सुनिश्चित किया जाता है। इसके अलावा पार्टनरशिप विद अदर स्टेक होल्डर्स और इन्वॉल्वमेंट ऑफ PLHA। PLHA का मतलब क्या है कि पीपल लिविंग विद HIV एड्स जो ट्रीटमेंट ले रहे हैं, सामान्य जीवन जी सकते हैं, तो उन लोगों से भी हम उनकी भागीदारी सुनिश्चित करते हैं प्रिवेंशन के लिए, अवेयरनेस फैलाने के लिए, और ट्रीटमेंट से संबंधित लोगों में आत्मविश्वास पैदा करने के लिए भी हम उनकी भागीदारी सुनिश्चित कर सकते हैं। चौथा आता है बिल्डिंग कैपेसिटीज, यानी स्वास्थ्य सेवाओं का जो ढांचागत सुदृढ़ीकरण है वो करना। हमारे जो लैब्स हैं वो इंक्रीज करना, उनका इक्विपमेंट्स ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ प्रोवाइड करवाना, जो टेस्टिंग सेंटर्स हैं वो बढ़ाना अस्पतालों में, और जो ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर्स हैं वो इंक्रीज करना। इस प्रकार सुदृढ़ीकरण करना हमारी स्वास्थ्य सेवाओं का ये इसमें शामिल होता है। इसके अलावा जो सर्विलेंस एक्टिविटीज हैं वो बढ़ाना, ताकि हम आइडेंटिफाई कर सकें समय पर एड्स के केसेस को, उनको आगे बढ़ने से रोक सकें। इसके अलावा एड्स के टीके की पहल, मतलब कि एड्स का टीका खोजने के लिए जो एक्टिविटीज हैं, रिसर्च हैं, उसको बढ़ावा देना, अनुसंधान से संबंधित गतिविधियों को बढ़ावा देना। और जो स्वास्थ्य देखभाल कार्यकर्ता हैं, डॉक्टर्स हैं, नर्सेज हैं, पैरामेडिकल स्टाफ है, उन सबको इन सर्विस एजुकेशन देकर स्पेशल प्रशिक्षण देना। ऐसे ही उपयोगी वीडियोस देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, फेसबुक पेज लाइक कर सकते हैं,
और अपने नोट्स बनाने के लिए विजिट करना ना भूलें mynursingstudents.blogspot.com। फॉलो कर सकते हैं मुझे ट्विटर पर, इंस्टाग्राम पर और फेसबुक ग्रुप नर्सिंग नोट्स ज्वाइन कर सकते हैं। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।